हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग यूनिट 1 जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू का क्वेश्चन करेंगे। और ये जो सारी क्वेश्चंस होगी वो सेट 1 सेट 2 सेट 3 एक सेट के प्रकार में आएगी, और जितने भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। फिर इसके बाद यूनिट 1 समाप्त होने के बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और टोटल जो यूनिट 9 तक है, टोटल कुल यूनिट 9 है। मैं वो सभी यूनिट का सब्जेक्ट वाइज आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको अगर इसका इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगता है तो कृपया अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका हम लोग अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड visualized the establishment of village knowledge center in 2.3 lakh panchayat to empower the villagers with knowledge। दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विलेज नॉलेज सेंटर की स्थापना की, और ताकि लगभग 2.25 लाख से अधिक पंचायतों को एम्पावर किया जा सके विथ नॉलेज के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है राजीव गांधी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम और फोर्थ ऑप्शन है सीवी रमन। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने सन 2003 ईस्वी में विलेज नॉलेज सेंटर की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हु हैज रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तालुका टाउन एंड विलेज लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से किन्होंने डिस्ट्रिक्ट तालुका टाउन और विलेज लाइब्रेरी की स्थापना करने की रिकमेंडेशन पेश की थी, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, बी ऑप्शन है फैजी रिपोर्ट, सी ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन और डी ऑप्शन है एस के वर्मा कमेटी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर बी ऑप्शन फैजी रिपोर्ट हो जाएगी, जो कि फैजी कमेटी सन 1939 ईस्वी में स्थापना की गई थी, परंतु 1940 ईस्वी में रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट, तालुका, ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में लाइब्रेरीज की स्थापना करने की बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ग्रांट्स एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें बताया गया है कि कहा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 किस सेक्शन के द्वारा लाया गया था। तो इसमें ए सेक्शन 5(2) है, बी ऑप्शन है सेक्शन 6, सी ऑप्शन है सेक्शन 8 और डी ऑप्शन है सेक्शन 11। इसका सही उत्तर सेक्शन 8 होगा। और सेक्शन 8 में नोट कर लेंगे आप लोग सब क्लाउज और क्लाउज जो दिया रहता है 1A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंफॉर्मेशन थ्योरी फोकस ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट द रिसीवर। ये जो कथन है ये निम्नलिखित में से किस थ्योरी के द्वारा सत्य साबित होती है। इसमें ए ऑप्शन है सेनन थ्योरी, बी ऑप्शन है वेबर थ्योरी, सी ऑप्शन है एकॉप्स थ्योरी और डी ऑप्शन है योइट्स थ्योरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, एकॉप्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीपो इज लोकेटेड एट। वीपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे स्थित है। इसका ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है लंदन, सी ऑप्शन है जेनेवा, डी ऑप्शन है पेरिस। दोस्तों, इसका सही उत्तर जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये सही उत्तर होगा। और विपो की स्थापना
विपो की स्थापना सन 1967 ईस्वी में हुई थी। अगर डेट की बात करें 14 जुलाई 1967 को हुई थी। 14 जुलाई 1967 को विपो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैट इन्फॉर्मेड डाटाबेस इज होस्टेड बाय। पैट इन्फॉर्म्ड डाटाबेस किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? ए ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए। बी ऑप्शन है विपो, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सी है ओसीएलसी और डी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विपो, बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों सितंबर 2018 में, याद कर लेंगे, सितंबर 2018 ईस्वी में पैट इन्फॉर्म की स्थापना हुई थी। पैट इन्फॉर्म की स्थापना की गई थी और यह विपो द्वारा किया गया था। पैट इन्फॉर्म में का फुल फॉर्म पेटेंट इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव फॉर मेडिसिन होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉपुलरली नोन एज एक्रोनिम विप्री इज द प्रीसेसर ऑफ। देखिए निम्नलिखित में से बोला गया है कि जो विप्री विरपी एक्रोनिम है वो निम्नलिखित में से किसका है? ए ऑप्शन है विपो, बी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट ऑफिस, सी ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन्स और डी ऑप्शन है यूरोपियन पेटेंट इंस्टीट्यूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विपो का एक्रोनिम विरपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर विपो बिकेम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यहाँ बताना है कि विपो यूनाइटेड नेशंस का स्पेशलाइज्ड एजेंसी कब बना था, किस ईस्वी में बना था? फर्स्ट ऑप्शन है 1971, बी ऑप्शन है 1974, सी ऑप्शन है 1976 और थर्ड ऑप्शन है 1978। सबसे प्रथम दोस्तों 1974 ईस्वी में विपो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी बनी थी। दोस्तों विपो की स्थापना सर्वप्रथम 14 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई थी और यह ऑपरेशनल यानी कि पूरी तरह से कार्य 26 अप्रैल 1970 से कार्य करना शुरू किया था। दोस्तों इसमें 1974 ईस्वी में यह यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी घोषित किया गया था इसे। ये सब चीजें याद करते रहेंगे क्योंकि इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पूछा गया था कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में विपो की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 ईस्वी में यूएन के द्वारा स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में विपो की मान्यता दी गई थी। सन 1979 में विपो की में कुछ अमेंडमेंट किया गया था, तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो 1979 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विपो एकेडमी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। विपो एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन ए है 1996, बी ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन है 1999 और डी ऑप्शन है 2000। दोस्तों इसका सही उत्तर बी 1998 ईस्वी में विपो एकेडमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय आईपीआर। आईपीआर मीन्स इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए पेटेंट, बी ऑप्शन है ट्रेडमार्क्स, सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड और डी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल डिजाइन। दोस्तों आईपीआर के अंतर्गत में स्टैंडर्ड जो होती है वो नहीं आती है, बल्कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट
आईपीआर का फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। वहाँ इंटरनेशनल मुझसे गलती से बोला गया था, इसको याद कर लेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स आती है, जबकि स्टैंडर्ड्स नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न विथ। बर्न कन्वेंशन 1886 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है कॉपीराइट, बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड, सी ऑप्शन है ट्रेड, डी ऑप्शन है पेटेंट्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है वह बर्न कन्वेंशन से संबंधित है। देखिए सर्वप्रथम बर्न कन्वेंशन 1886 ईस्वी में हुई थी। बर्न कन्वेंशन 1886 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद पेरिस में रिवाइज्ड फॉर्म में सन 1896 ईस्वी में इसका कन्वेंशन हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए कि बर्न कन्वेंशन जो 1886 में हुई थी वह बर्लिन में कब इसका कन्वेंशन हुआ था, तो बर्लिन में 1908 ईस्वी में इसकी कन्वेंशन हुई थी। और फिर बर्न कन्वेंशन जो है, बर्न कन्वेंशन बर्न कन्वेंशन जो है वह कंप्लीटेड फॉर्म में आया। कंप्लीटेड फॉर्म में कब आया, तो सन 1914 ईस्वी में बर्न कन्वेंशन कंप्लीटेड हुआ। फिर इसका एक रिवाइज एडिशन जो होता है जैसे कि पुस्तक में है, तो इसका रिवाइज एंड रोम में रिवाइज कन्वेंशन हुआ, जो कि सन 1928 ईस्वी में हुई थी। और फिर ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में 1948 ईस्वी में बर्न कन्वेंशन हुआ था। फिर स्टॉकहोल्म में अगर पूछ लिया जाए तो 1967 में बर्न कन्वेंशन हुई थी। और पेरिस में पेरिस में सन 1971 में बर्न कन्वेंशन हुई थी। तो ये सारे ईस्वी हैं। 1886 ईस्वी में बर्न कन्वेंशन हुई थी, जिसको पेरिस में 1896 में, बर्लिन में 1908 में, और बर्न कन्वेंशन कंप्लीटेड फॉर्म में 1914 ईस्वी में आई थी। रिवाइज फिर से रिवाइज कन्वेंशन जो था रोम में 1928 ईस्वी में हुई थी। ब्रुसेल्स में 1948 ईस्वी में हुई थी। स्टॉकहोम में 1967 ईस्वी में हुई थी। और पेरिस में 1971 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन वाज डेवलप्ड बाय। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए है यूनेस्को, बी ऑप्शन है विपो, सी ऑप्शन है इफ्ला, और डी ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ए यूनेस्को हो जाएगा। तो यूनेस्को द्वारा यूसीसी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का डेवलपमेंट किया गया था। वो भी यूसीसी 1952 ईस्वी में जेनेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ बर्न कन्वेंशन सिंस। इंडिया बर्न कन्वेंशन का मेंबर कब से बना, जिसका ए ऑप्शन है 1906 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1921 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1928 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 1931 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 1928 ईस्वी में इंडिया बर्न कन्वेंशन का मेंबर बना। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछी जा सकती है, अतः इसे याद कर लेंगे। अगर इसको डेट के साथ बताया जाए तो 8 अप्रैल 1928 ईस्वी में बर्न कन्वेंशन का मेंबर इंडिया बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ साइन इज। द साइंस ऑफ साइन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सिमियोटिक्स, बी ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, सी ऑप्शन है इथनोग्राफी, डी ऑप्शन है कम्युनिकोलॉजी। दोस्तों इसका सही उत्तर ए हो जाएगा
सिमियोटिक्स को द साइंस ऑफ साइन कहा जाता है, जिसको हम सिमियोटिक्स को सिमियोलॉजी भी कह सकते हैं। सिमियोटिक्स को सिमियोलॉजी भी कहा जाता है और इसमें हम स्टडी करते हैं साइन का और साइन यूजिंग बिहेवियर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिटेड टू क्वाइन द टर्म सिमियोटिक। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सिमियोटिक्स टर्म को क्वाइन किया था, यानी प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन है C.S. पियर्स, बी ऑप्शन है C.D. ऑसबॉर्न, सी ऑप्शन है ज्यूगर हर्बरमन और डी ऑप्शन है A.J. वेल्स। दोस्तों इसका सही उत्तर ए C.S. पियर्स महोदय ने सिमियोटिक्स की शब्द का प्रतिपादन, जो सिमियोटिक्स टर्म होता है उसका प्रतिपादन C.S. पियर्स महोदय ने किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरल, जो कि 1915 ईस्वी में लिखी थी। इसी में इसे सिमियोलॉजी भी कहा गया था। सिमियोटिक्स को सिमियोलॉजी C.S. पियर्स महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरल, जो कि 1915 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। इसी में सिमियोटिक्स को सिमियोलॉजी भी बताया गया है। सिमियोटिक्स इक्वल टू सिमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ मेंटल रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन इज नोन एज। द प्रोडक्शन ऑफ मेंटल रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन है आइडिया, सी ऑप्शन डाटा या डी नॉलेज कहा जाता है। तो इन चारों में से क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा द प्रोडक्शन ऑफ मेंटल रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन को आइडिया कहा जाता है। जो हमारे बीच में विचार, मन में विचार आता है, आइडिया आती है, उसे ही तो मेंटल रिफ्लेक्शन एंड इमेजिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डाटा केम फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। जो डाटा टर्म है वो किस लैंग्वेज से आई है। तो डाटा जो होता है, डाटम नामक शब्द से बनी है जो कि लैटिन भाषा की है, अतः इसका सही उत्तर ए लैटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड। द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को क्या कहा जाता है। आइडिया कहा जाता है, डाटा कहा जाता है, इंफॉर्मेशन या नॉलेज। इसका सही उत्तर बी डाटा हो जाएगा। अगर कोई भी फैक्ट्स और फिगर पूरी तरह ऑथेंटिक नहीं है बल्कि रॉ फॉर्म में है तो उसे हम डाटा कहते हैं, अतः इसका सही उत्तर बी डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन ए फॉर्मलाइज्ड मैनर suitable for communication is the definition of information given by। जो ऊपर लिखे हुए कथन का जो डिफिनेशन है वह निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया गया है या किस व्यक्ति द्वारा दिया गया है। कथन है, फिर से मैं कथन दोहरा देता हूँ, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन इज ए फॉर्मलाइज्ड मैनर सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन। ये कथन किनका है। ए ऑप्शन है इफ्ला, बी ऑप्शन है यूनेस्को, सी ऑप्शन है सेरा, डी ऑप्शन है लासवेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बी यूनेस्को हो जाएगा। ये जो उपरोक्त कथन है वह यूनेस्को का दिया हुआ है। इफ्ला की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। लासवेल मॉडल 1948 में आई थी। ये कुछ सन है जो याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कम्युनिकेशन वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। जो कम्युनिकेशन शब्द है वह कम्युनिकेयर से आया हुआ है। COMMU कम्युनिकेयर शब्द है जो कि लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा कम्युनिकेयर से ही कम्युनिकेशन का ओरिजिनेशन हुआ है, अतः इसका सही उत्तर ए लैटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ। नॉलेज
इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ। नॉलेज किसकी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है? ए ऑप्शन है डाटा, बी ऑप्शन है फैक्ट्स, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन और डी ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन का ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नॉलेज होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है या आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक्स में कि पहले डाटा कलेक्ट होता है, फिर डाटा का जो कि रॉ फॉर्म में होती है, और डाटा के बाद इंफॉर्मेशन बनती है, और इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग नॉलेज की प्राप्ति करते हैं। नॉलेज के बाद का जो फॉर्म होता है वह विजडम होता है। तो इस टर्म को याद कर लेंगे, फर्स्ट डाटा होता है, फिर इंफॉर्मेशन, उसके बाद नॉलेज फॉर्म होता है, उसके बाद विजडम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए विजडम से संबंधित क्वेश्चन आ गई। विजडम इज फिल इन द ब्लैंक्स है। ए ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, बी ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ गुड जजमेंट, सी ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो आप बताएंगे कि विजडम निम्नलिखित में जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी फॉर्म होती है। तो देखिए ये ऑप्शन देखेंगे क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्वालिटी ऑफ गुड जजमेंट ये भी विजडम का एक रूप है, और क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज ये भी सही है। अतः इसका उत्तर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है raw, unevaluated, unprocessed and unorganized fact is known as। जो रॉ डाटा होती है, तो रॉ फॉर्म में जो होती है, मैंने पिछले ही क्वेश्चंस में बताया है कि उसे डाटा कहा जाता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ए में डाटा है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। देखिए डाटा फर्स्ट फॉर्म है, डाटा के बाद इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन के बाद नॉलेज, और नॉलेज के बाद विजडम की प्राप्ति होती है। यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये विजडम फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन इज। इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऑप्शन ए है रॉ डाटा, ऑप्शन बी है इनपुट डाटा, ऑप्शन सी है प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा, और ऑप्शन डी है फैक्ट्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पीछे बताया, पिछले क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया था कि डाटा जो होती है वो रॉ फॉर्म में होती है, और उसके बाद रॉ फॉर्म को डाटा को एक जगह संकलित करने के बाद इंफॉर्मेशन का निर्माण होता है, और इंफॉर्मेशन को सभी इंफॉर्मेशंस को मिला दिया जाए तो नॉलेज नॉलेज के रूप में जाना जाता है, और नॉलेज के बाद विजडम का फॉर्म बनता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अतः इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन इज रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस थ्योरी इज डेवलप्ड बाई। जो ये थ्योरी ऊपर दी गई है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन इज रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, ये निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो ए है जॉन वेबस्टर, सेकंड ऑप्शन बी है जिसमें सेनन, और सी ऑप्शन है चार्ल्स बर्गर, और डी ऑप्शन है ग्राहम लीन। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन इज रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, जो ये कथन है वह सन 1975 ईस्वी में दिया गया था। ये जो कथन है यह सन 1975 ईस्वी में दिया गया था, और यह सर चार्ल्स बर्गर द्वारा दिया गया था। और इनके एक और सहयोगी थे जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, उनका नाम रिचर्ड रिचर्ड कैलाब्रीज। ये चार्ल्स बर्गर और इन्होंने मिलकर इस थ्योरी का निर्माण किया था जिसका नाम है इंफॉर्मेशन रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, और यह 1975 ईस्वी में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जनरेटर टू द यूजर इज। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन सर्च, सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, डी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन नीड। तो निम्नलिखित में से कौन से सही उत्तर होंगे? क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेटर टू यूजर।
जो इंफॉर्मेशन हम लोग जनरेट करते हैं उसे यूजर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हम उसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में ही हम जो जनरेट हुए इंफॉर्मेशन है उन्हें हम यूजर्स तक पहुंचाते हैं, उसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस। ये तो नहीं होगी, क्योंकि हम अगर पार्टिसिपेशन करते हैं ऑडियंस के साथ तो ये एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन है परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग। ये भी एक परफेक्ट कम्युनिकेशन के रूप में आती है, क्योंकि हम किसी के साथ अपने आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ये एक कम्युनिकेशन की इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन सी है वन वे ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन। वन वे ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में नहीं जाना जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ कुछ बोले और उधर से किसी के तरफ से जवाब ही किसी प्रकार का ना मिले और सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन किया जाए, तो यह कम्युनिकेशन का इफेक्टिव रूप कतई नहीं माना जाता है। अतः इसका उत्तर सी सही होता है। वैसे हम ऑप्शन डी भी देखेंगे। ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेपिवाइन, तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। अतः इसका उत्तर सी हो जाएगा। वन वे ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के रूप में नहीं आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्रीब्यूटर्स हु डेवलप्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें आइडेंटिफाई हमें करना है कि जिन्होंने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल्स के रूप में तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सी डी ऑसबॉर्न, बी ऑप्शन है क्लाउडी ईसेनन, सी ऑप्शन है वारेन वेवेयर और डी ऑप्शन है डेविड बर्लो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डी ऑसबॉर्न। सी डी ऑसबॉर्न साहब ने तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्लाउडी ई सेनन महोदय, वारेन वेबर महोदय और डेविड बर्लो महोदय, ये तीनों ने ही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः इसका सही उत्तर ए, बी, सी एवं डी जो ऑप्शन है वही हो जाएगा, क्योंकि सेनन एंड वेबर ने मैथमेटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी और कम्युनिकेशन थ्योरी इन्होंने दिया था। डेविड बर्लो महोदय ने भी एसएमसीआर मॉडल के रूप में जिसे जानते हैं, जो कि सन 1960 ईस्वी में आई थी, इसका डेवलपमेंट जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मॉडल से संबंधित है इन्होंने दिया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए, ऑप्शन बी, सी और डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? देखिए दोस्तों, दो प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट होते हैं लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल और सेकंड होते हैं नॉन नॉन लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल। तो इसमें बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कम्युनिकेशन मॉडल है वह लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। ऑप्शन ए है डांस हेलिकल मॉडल, ऑप्शन बी है लासवेल मॉडल, ऑप्शन सी है डब्ल्यू स्क्रेमेंस इंटरेक्टिव मॉडल और डी ऑप्शन है बेकर्स मोज़ेइक मॉडल। तो दोस्तों इसमें जो है बी और सी, जो कि लासवेल मॉडल और डब्ल्यू स्क्रेमेंस इंटरेक्टिव मॉडल जो है, ये दोनों ही लीनियर मॉडल के अंतर्गत आती है। ये दोनों ही लीनियर मॉडल के अंतर्गत आती हैं, जबकि डांस हेलिकल मॉडल और बेकर्स मोज़ेइक मॉडल जो है वह नॉन लीनियर मॉडल के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक बेकर्स मोज़ेइक मॉडल की बात करें तो यह सन 1968 ईस्वी में आई थी और लासवेल मॉडल की बात करें तो यह सन 1948 ईस्वी में आई थी, जो कि
लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अगर पूछा जाए, इसमें लासवेल मॉडल और डब्ल्यू सेक्रमेंस जो इंटरेक्टिव मॉडल है वह लीनियर मॉडल के ही अंतर्गत आती है। अतः इसका सही उत्तर बी और सी ऑप्शंस आर करेक्ट होंगे, जो कि ए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ए एंड डी आर करेक्ट, ए एंड बी आर करेक्ट, जो कि गलत है। बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose model of communication of knowledge suggests that communication as an open system may be regarded as subjective, selective, variable and yet unpredictable। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को एज ए ओपन सिस्टम बताया है, जैसे कि सब्जेक्टिव, सिलेक्टिव, वेरिएबल एंड अनप्रिडिक्टेबल के रूप में इन्होंने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज का वर्णन किया है। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जी गर्बनर। बी ऑप्शन दिया हुआ है जूगर हबरमैन्स। सी ऑप्शन दिया हुआ है ई सेनन एंड वेबर। और डी ऑप्शन दिया हुआ है एम फाउकल्ट। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जी गर्बनर महोदय हो जाएगा, जिन्होंने 1956 ईस्वी में ये कथन के रूप में बताया था। दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंफॉर्मेशन मॉडल, जिन्होंने नए नए मॉडल दिया हुआ था उससे संबंधित बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग नोट करेंगे, जैसा मैं बताता हूँ दोस्तों। फर्स्ट है बेकर्स मोज़ेइक मॉडल, और इसे आप लोग नोट भी कर लेंगे, जिससे आपको बहुत ही आगे के क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। और इसे याद कर लेंगे तो ये जरूर ही किसी न किसी परीक्षा में पूछ ली जाती है, अथवा क्रम के अनुसार, ईयर के अनुसार सजाने के लिए आ जाती है। तो दोस्तों, फर्स्ट मॉडल है बेकर्स मोज़ेइक मॉडल, जो कि 1968 में आई थी। और जैसा कि नाम है बेकर्स मोज़ेइक मॉडल, तो इन्होंने, बेकर्स महोदय ने ही इस मॉडल की स्थापना की थी या दिया था, प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है गवर्नर्स। मैं एक जगह सभी मॉडल्स को बता देता हूँ कि किस मॉडल की स्थापना कब हुई थी और किन्होंने की थी। तो गवर्नर्स जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1956 ईस्वी में गवर्नर्स महोदय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन थ्री है, सॉरी, थ्री नंबर है लासवेल कम्युनिकेशन मॉडल। लासवेल कम्युनिकेशन मॉडल, जो कि सन 1948 ईस्वी में दी गई थी। फोर्थ है कल्टीवेट कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि गवर्नर महोदय और लैरी ग्रोस द्वारा सन 1975 ईस्वी में दी गई थी। 6 नंबर है, सॉरी 5 नंबर है द न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। द न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि सन 1953 ईस्वी में जो कि सन 1953 ईस्वी में थियोडोर एम न्यूकॉम्स, जैसे कि नाम ही है इसमें दिया हुआ है द न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, 1953 ईस्वी में न्यूकॉम्स महोदय दी गई थी। और इसे ही एबीएक्स मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। एबीएक्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ 6 नंबर नोट करेंगे, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विल्बर एस्क्रेमेन द्वारा सन 1954 ईस्वी में दी गई थी। 7 नंबर नोट करेंगे, 7 नंबर है हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल। हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल,
कृपया इन सभी मॉडल्स को डेट और ऑथर के नाम से या जिन्होंने इनका प्रतिपादन किया था उनका नाम याद कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाले सेट में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। जो कि सन 1967 ईस्वी में ये जो मॉडल है हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल, ये फ्रैंक डांस द्वारा देखिए जिनका जिनका नाम मैं इससे पता नहीं चल रहा है, जैसे हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि जो लेखक हैं या जो इन्होंने इस मॉडल का प्रतिपादन किया था उनका क्या नाम हो सकता है। उनका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। फ्रैंक डांस महोदय ने हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया था, जो कि सन 1967 ईस्वी में। 8 नंबर नोट करेंगे, एस एम सी आर मॉडल, जो कि डेविड बर्लो डेविड बर्लो महोदय ने 1960 ईस्वी में दिया था। तो ये कुछ प्रमुख मॉडल थे जो कम्युनिकेशन से संबंधित थी। इनको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है, जिसे आप नोट कर कर याद कर लेंगे, जो बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको मेरा क्लास इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो कृपया एक बार मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है linear model. Linear model of communication is known in knowledge based on Aristotle model of communication was proposed by। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए ज्यूगर हर्बरमैन, बी ऑप्शन है एजे वेल्स, सी ऑप्शन है जी गर्बनर और डी ऑप्शन है सी सेनन एंड वेबर। तो दोस्तों, लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सेनन एंड वेबर ने दिया था, जो कि सन 1949 ईस्वी में दिया गया था। अतः इसका सही उत्तर सी सेनन एंड वेबर हो जाएगा। लासवेल मॉडल की स्थापना लासवेल महोदय ने 1948 ईस्वी में इसकी दी गई थी। लासवेल मॉडल का प्रतिपादन 1948 ईस्वी में लासवेल महोदय द्वारा और सेनन एंड वेबर ने 1949 ईस्वी में एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, और जी गर्बनर महोदय ने 1956 ईस्वी में गवर्नर्स जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5W मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय। 5W मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इनके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन ए है जी गर्बनर महोदय द्वारा, बी ऑप्शन है डेविड बर्लो महोदय द्वारा, सी ऑप्शन है वारेन वेबर द्वारा और डी ऑप्शन है हैरोल्ड लासवेल महोदय द्वारा। देखिए, ए ऑप्शन जी गर्बनर महोदय द्वारा गवर्नर्स जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1956 ईस्वी में दी गई थी। क्या दी गई थी? तो गवर्नर्स जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसे याद कर लेंगे। डेविड बर्लो महोदय द्वारा 1960 ईस्वी में एसएमसीआर मॉडल दी गई थी। एसएमसीआर मॉडल का प्रतिपादन किया गया था डेविड बर्लो महोदय द्वारा और हैरोल्ड लासवेल महोदय द्वारा 1948 ईस्वी में लासवेल मॉडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों, 5W मॉडल को, लासवेल मॉडल को ही 5W मॉडल के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। 5W मॉडल में हम 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5W मॉडल में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। और ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो इस प्रकार है। फर्स्ट है हु सेज व्हाट, फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया इन विच चैनल, इन विच चैनल, टू whom, with, what, इफेक्ट। तो इसके 5 एलिमेंट्स है, जिसमें बोला गया है हु सेज व्हाट, हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू whom, with, what इफेक्ट। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि 5W मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हैरोल्ड लासवेल द्वारा 1948 ईस्वी में दी गई थी।
who says what, in which channel, to whom, with what effect. Next, transmission model views communication as a, ट्रांसमिशन मॉडल जो होती है वो कम्युनिकेशन की कैसी किस प्रकार की प्रोसेस होती है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ए वन वे प्रोसेस, बी है टू वे प्रोसेस, सी है सर्कुलर प्रोसेस, डी है नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही उत्तर ए वन वे प्रोसेस हो जाएगी। वन वे प्रोसेस में ट्रांसमिशन मॉडल ह्यूज कम्युनिकेशन एज ए वन वे प्रोसेस के अंतर्गत आती है, जिसे हम लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल भी कहते हैं। इसी को हम लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल भी कहते हैं। ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है, जिसे फर्स्ट डेवलप्ड बाय शेनन वेबर महोदय द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही इजी लग रही है, लेकिन बहुत ही अंदर से पूछा गया है, और ये बड़े बड़े लोगों से, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले से क्वेश्चन नहीं बनती है। यहाँ ट्रांसमिशन मॉडल की बात की गई थी, जहाँ जिसे जो भी जानेंगे कि इसे ही लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, और यह वन वे प्रोसेस के रूप में होती है, और इसे डेवलप शेनन एंड वेबर महोदय द्वारा इन 1949 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे 1948 ईस्वी में लासवेल मॉडल का प्रतिपादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की कौन फाउंडर हैं, इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन ए है जी गर्बनर महोदय, बी है सी शेनन महोदय, सी है एजे वेल्स महोदय, और डी है ज्यूगर हर्बरमैन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जी गर्बनर द्वारा दिया गया था, जो कि 1975 ईस्वी में दी गई थी। अगर पूछा जाए कि कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की स्थापना कब हुई थी, ये कल्टीवेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कब प्रतिपादन हुआ था, तो 1975 ईस्वी में जी गर्बनर महोदय द्वारा हुआ था। शेनन एंड वेबर मॉडल 1949 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट इंफॉर्मेशन इज बोथ ए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। निम्नलिखित में से किन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट भी है और एक प्रोसेस भी है। इसमें प्रथम ऑप्शन ए है एस आर रंगनाथन, बी है जे मार्टिन, सी डीजे फॉस्केट, और डी ऑप्शन है एसी ब्रेडफोर्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर बी जे मार्टिन हो जाएगा। जे मार्टिन महोदय ने ही कहा था कि इंफॉर्मेशन इज ए बोथ प्रोडक्ट एंड ए प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following model of communication is also known as ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से किस मॉडल को हम ABX मॉडल के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में सारे मॉडल्स के नाम बताए थे, जिसमें आपको याद होगा कि मैंने थियोडोर एम न्यूकम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का नाम ABX मॉडल के रूप में भी बताया था, जो कि थियोडोर एम न्यूकम्स महोदय द्वारा 1953 ईस्वी में इस मॉडल की प्रतिपादन किया गया था। तो जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में ही है थियोडोर एम न्यूकम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि सन 1953 ईस्वी में प्रतिपादित की गई थी, और इसे ही हम ABX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which communication model best explains the premise that communication has no beginning and no end। तो निम्नलिखित में से किस मॉडल के अंतर्गत ये एक्सप्लेन किया गया है कि कम्युनिकेशन
कि ना ही कोई शुरुआत होती है और ना ही कोई अंत होता है, जिसका ऑप्शन प्रथम है ए लासवेल मॉडल, बी ऑप्शन है डांस हेलिकल मॉडल, सी ऑप्शन है डेविड बर्लो मॉडल और डी ऑप्शन है वेंडेल जॉनसन मॉडल। तो दोस्तों, नो बिगनिंग नो एंड याद कर लेंगे। डांस हेलिकल मॉडल में ही ये एक्सप्लेन किया गया है कि द प्रीमाइज दैट कम्युनिकेशन हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बी डांस हेलिकल मॉडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल इज ए। जैसा कि मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चन में बताया था कि कौन सी लीनियर कम्युनिकेशन है और कौन सी नॉन लीनियर कम्युनिकेशन है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल किस प्रकार की कम्युनिकेशन है। ए है क्लासिकल, बी है लीनियर, सी है नॉन लीनियर और डी है मल्टी डायमेंशनल। दोस्तों, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। डांस हेलिकल स्पाइरल कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो नॉन लीनियर है, और इसके साथ ही बेकर्स मोज़ेइक मॉडल जो भी है, जो कि मैंने बताया था बेकर्स मोज़ेइक मॉडल, ये भी नॉन लीनियर कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरीज इंट्रोड्यूसेस अस टू द क्वेश्चन ऑफ नॉइज। तो इसमें कहा गया है कि कौन ऐसी थ्योरी है, कि इन्होंने ऐसी थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने नॉइज के बारे में हमें इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट ऑप्शन है ए सेक्रेमेंस कम्युनिकेशन थ्योरी, बी ऑप्शन है लेसवेल कम्युनिकेशन मॉडल, सी ऑप्शन है शेनन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और डी ऑप्शन है गवर्नर्स कल्टीवेशन थ्योरी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर सी शेनन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। शेनन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ही नॉइज के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसाइडर कम्युनिकेशन एज ए शेयरिंग प्रोसेस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है धामा एंड भटनागर, बी ऑप्शन है विल्बर स्क्रैमेन, सी ऑप्शन है जोसेफ ए डेविटो, डी ऑप्शन बैन एंड हाउकिंस। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कम्युनिकेशन एज ए शेयरिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन को एक शेयरिंग प्रोसेस के रूप में किन्होंने कंसाइडर किया था। तो इसका सही उत्तर बी विल्बर स्क्रैमेन हो जाएगा। विल्बर स्क्रैमेन महोदय ने ही कम्युनिकेशन एज ए शेयरिंग प्रोसेस को कंसाइडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which communication model first emphasizes the importance of encoding and decoding। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कम्युनिकेशन मॉडल है जिन्होंने पहली बार इम्फेसाइज किया था इनकोडिंग एंड डिकोडिंग के इम्पोर्टेंस का। तो फर्स्ट ऑप्शन है शेनन वेबर मॉडल, बी ऑप्शन है विल्बर स्क्रैमेन मॉडल, सी ऑप्शन है बोथ ए और बी और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबव। तो सर्वप्रथम इनकोडिंग और डिकोडिंग, जो कि टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, ये विल्बर स्क्रैमेन महोदय ने दिया था, जो कि बी ऑप्शन में है। अतः इस प्रश्न का उत्तर बी विल्बर स्क्रैमेन मॉडल सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who expanded the Shannon and Weber linear model of communication। शेनन एंड वेबर की जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, उसे निम्नलिखित में से किन्होंने एक्सपेंड किया था। जिसका फर्स्ट ए ऑप्शन है डेविड बर्लो, बी ऑप्शन है जॉर्ज गर्बनर, सी ऑप्शन है हैरोल्ड लासवेल और डी ऑप्शन है मैचलॉप महोदय। तो दोस्तों, शेनन और वेबर की जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन थी, उसको एक्सपेंड डेविड बर्लो महोदय ने किया था। इसका उत्तर ए हो जाएगा। ये कुछ गिने चुने क्वेश्चंस है जो सभी जगह आपको नहीं मिलेंगे। अतः दोस्तों, अगर यह क्वेश्चंस अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि
इन क्वेश्चंस को लाने और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMCR model of communication. SMCR model of communication was suggested by SMCR model किनके द्वारा सजेस्ट किया गया है? ए ऑप्शन है मार्शल एम मैकलुहान, बी ऑप्शन है जॉर्ज गर्बनर, सी ऑप्शन है हैरल्ड लासवेल और डी ऑप्शन है डेविड बर्लो। तो SMCR मॉडल जो है डेविड बर्लो महोदय द्वारा सन 1960 ईस्वी में दी गई थी। सन 1960 ईस्वी में SMCR मॉडल डेविड बर्लो द्वारा दी गई थी, अतः इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। जैसे कि हैरल्ड लासवेल मॉडल 1948 ईस्वी में दी गई थी और जॉर्ज गर्बनर महोदय द्वारा गवर्नर्स जनरल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सन 1956 ईस्वी में दी गई थी। जो मैंने पीछे जितने भी मॉडल्स के नाम और उसके ईयर लिखवाए हैं और ऑथर्स के नाम या उसके प्रतिपादित करने वाले का नाम, वो आप लोग जरूर ही याद कर लेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की कंपोनेंट्स नहीं है? तो ए ऑप्शन है सेंडर, बी ऑप्शन है नॉइज, सी ऑप्शन है चैनल, डी ऑप्शन है रिसीवर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि जो नॉइज है वो शेनन एंड वेबर मॉडल के द्वारा दिया गया था, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन नॉइज डेविड बर्लो महोदय द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि सेंडर, चैनल एंड रिसीवर ये तीनों ही बर्लो महोदय की कम्युनिकेशन थ्योरी की कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग इज ट्रू क्रिटिसिज्म ऑफ बर्लोज SMCR मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सी सही क्रिटिसिज्म है बर्लो SMCR मॉडल की? फर्स्ट ऑप्शन है ए नो फीडबैक कॉन्सेप्ट। क्या SMCR मॉडल में नो फीडबैक कॉन्सेप्ट एक के कमी है? बी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज। सी ऑप्शन है लीनियर मॉडल देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन और डी ऑप्शन है ऑल द अबव। दोस्तों, जो SMCR मॉडल की थी उसमें ना ही फीडबैक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो कि एक क्रिटिसिज्म इसके लिए किया गया था, ये एक कमी को उजागर करती है बर्लो SMCR मॉडल की, और ना ही इसमें किसी प्रकार की नॉइज की बात की गई थी, क्योंकि नॉइज की बात शेनन एंड वेबर मॉडल में इसकी बात शेनन और वेबर महोदय ने किया था। लीनियर मॉडल देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन। जी हाँ, इसमें लीनियर मॉडल के अंतर्गत आती है और इसमें टू वे कम्युनिकेशन की बात नहीं की गई है, जो कि इसकी एक कमी को उजागर करती है। अतः इसका सही उत्तर डी ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द अबव SMCR मॉडल की क्रिटिसिज्म के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, डिफरेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरिफिकेशन एंड एंडिंग are important stage of which information seeking behavior model। बताना है कि जो स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, डिफरेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरिफिकेशन और एंडिंग जो होती है वह निम्नलिखित में से किस कम्युनिकेशन मॉडल की महत्वपूर्ण सीकिंग बिहेवियर मॉडल है? नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन है ए डेरविन्स मॉडल, बी एलिस मॉडल, सी मर्क्योनी मॉडल और डी पुएल्थो मॉडल। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एलिस मॉडल। बी एलिस मॉडल जो कि सन 1984 ईस्वी में आई थी, इसी में स्टार्टिंग, चेनिंग, ब्राउजिंग, डिफरेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग, एक्सट्रैक्टिंग, वेरिफिकेशन एंड एंडिंग जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल की एक इम्पोर्टेंट स्टेज के रूप में बताई गई थी। तो ये इलिस महोदय द्वारा इलिस मॉडल 1984 ईस्वी में प्रतिपादन किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डेरविन्स मॉडल की बात करें तो सन 1983 ईस्वी में आई थी,
अगर मेरकियोनी मॉडल की हम बात करें तो ये मॉडल सन 1995 ईस्वी में प्रतिपादित की गई थी, जबकि कुअलथाउ मॉडल की हम बात करें तो सन 1988 ईस्वी में इसकी प्रतिपादन की गई थी। दोस्तों, जैसे कि मैंने चारों ऑप्शंस का ईयर बताई थी कि किसकी प्रतिपादन या कौन सी मॉडल कब आई थी, तो इसे भी आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के प्रश्नों में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्नों में पूछ दी जाती है कि निम्नलिखित दिए हुए मॉडल को उसके कालानुक्रम में, मतलब कि जिसका उद्भव जिस प्रकार से हुआ है, जिसका पहले उद्भव हुआ है फिर उसके बाद जिसका उद्भव हुआ है, उसको क्रम के अनुसार सजाने के लिए। तो अगर आपको ईयर याद रहेगी, जैसे कि डार्विन्स मॉडल 1983, एलिस मॉडल 1984, मेरक्योनी मॉडल 1995, कुअलथाउ मॉडल 1988, अगर इसी प्रश्न को बोल दिया जाए कि कालानुक्रम में सजाएं, तो आप आराम से इसे सजा सकते हैं। जैसे कि सब प्रथम ए डार्विन्स मॉडल आ जाएगी, फिर बी एलिस मॉडल आ जाएगी, और फिर ऑप्शन डी कुअलथाउ मॉडल जो कि 1988 ईस्वी में प्रतिपादित हुई थी वो आ जाएगी, और ऑप्शन सी जो कि 1995 ईस्वी में हुई थी, जो कि लास्ट में इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अतः इसे इस प्रकार से कालानुक्रम में भी हम सजा सकते हैं। तो मैंने जो भी मॉडल्स उसके ईयर और जो भी उनके प्रतिपादित करने वाले का नाम, वो जरूर ही आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म डाटा स्मॉग। डाटा स्मॉग जो टर्म होती है उसे किसने प्रतिपादन किया था? ए ऑप्शन है साइल्विया एडवर्ड्स, बी ऑप्शन है जूडी पिट्स, सी ऑप्शन है डेविड सेंग, डी ऑप्शन है पॉल जुकरबर्ग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर सी डेविड सेंग हो जाएंगी। डेविड सेंग महोदय ने सन 1997 ईस्वी में 1997 में हार्पर कॉलिंस द्वारा एक पब्लिश किया गया था, जो कि जर्नलिस्ट थे। उन्होंने डाटा स्मॉग नामक टर्म की प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बर्गर इन व्हिच ईयर? किस ईयर में अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन चार्ल्स बर्गर द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन ए है 1970, बी ऑप्शन है 1975, सी ऑप्शन है 1978, डी ऑप्शन है 1980। दोस्तों, इसका सही उत्तर बी 1975 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स बर्गर द्वारा अनसर्टेनिटी रिडक्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट 1975 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ए है डाउनवर्ड, बी ऑप्शन है अपवर्ड, सी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, और डी ऑप्शन है डायगोनल। तो बतानी है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस एक कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करती है। ए है डाउनवर्ड, बी अपवर्ड, सी हॉरिजॉन्टल और डी डायगोनल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर चारों ही हो जाएगा, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। देखिए, अगर चैनल बेस्ड ऑन चैनल किया जाए तो इंफॉर्मेशन दो प्रकार की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्म। और डायरेक्शन और फॉलो अप इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो डाउनवर्ड, अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, और तीसरा हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन होती है, और चौथा डायगोनल, और फिफ्थ जो होती है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। तो दोस्तों, आज के क्लास में लगभग मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, जिसको अगर पूरा डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के देखें तो कम से कम आपको 200 क्वेश्चंस का लाभ मिलेंगे। 200 क्वेश्चन जितना लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।